तो आपके पास ना 3 केस होने हैं। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है कि आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इनकी जो इंटेंसिटी है ना वो है आपके पास E। और यहाँ पर जो मैंने एरिया रखा हुआ है ना, यहाँ पर जो मैंने प्लेन रखी हुई है उस प्लेन का एरिया है A। और ये जो मैंने प्लेन रखी हुई ना, ऐसे रखी हुई है, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर रखी गई है। मैं एरिया का लफ्ज़ भी कह सकता हूँ इसके लिए, सरफेस का लफ्ज़ भी बोल सकता हूँ, प्लेन का लफ्ज़ भी बोल सकता हूँ, तीनों में से कोई भी बोलूँ। तो ये कैसे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर रखी गई है। तो ये 3 बातें मैंने आपको सिखाई। तो अब पता करना है कि इस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर एरिया। तो आप बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? मैंने मेंशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, तो यहाँ पे हमने E पुट कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एरिया वो कितना है। तो यहाँ पे ये सारा एरिया कितना है A, परपेंडिकुलर कितना है? तो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे जब आपके पास कोई चीज़ बिल्कुल सीधी ऐसे वर्टिकल पड़ी है तो वो सारी की सारी जो होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है। तो इसका एरिया कितना है A, तो परपेंडिकुलर ही है सारे का सारा। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एरिया दरअसल वो इसका सारे का सारा एरिया ही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा A। तो हमने ये फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है E इंटू A। और इसको हम मैक्सिमम फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मैक्सिमम फ्लक्स। तो याद रख लेना आपने, जब आपकी सरफेस बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर रखी जाती है तो तब फ्लक्स मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होगा? तो आपको पता ही है, तब उसका जो परपेंडिकुलर एरिया है वो मैक्सिमम होगा। तो जब एरिया मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा, लाइंस की तादाद भी उतनी ज़्यादा गुजरेगी। जैसे यहाँ था, जितना एरिया परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा तो उतनी लाइंस की तादाद ज़्यादा गुजरेगी। यहाँ सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर था, सारे का सारा परपेंडिकुलर था, यहाँ पे लाइंस की तादाद भी फुल थी। तो यहाँ पे याद रख लो, जब भी एरिया परपेंडिकुलर रखा जाएगा तब उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब दूसरा केस जो आपको डिस्कस करना है वो केस देखिए, ये क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? तो आंसर है E है। यहाँ पे जो मैंने एरिया रखा हुआ है वो कितना है? A है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बता दी, और यहाँ पे जो एरिया रखा गया है उसकी जो वैल्यू है वो भी बता दी, A है। तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस एरिया? तो आंसर है, फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने लगा हूँ मैं। फ्लक्स बराबर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है? E। अब मुझे बताइए यहाँ परपेंडिकुलर एरिया कितना है? तो ये सारे का सारा एरिया ऐसे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल। तो मुझे बताइए, जब आपका वेक्टर सारे का सारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखा गया था, ये सारे का सारा वेक्टर क्या था? हॉरिजॉन्टल। तो जब सारे का सारा एरिया हॉरिजॉन्टल रख दिया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 0। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट पुट नहीं होगा। जैसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये था, इसका इतना, इसका इतना, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट था ही कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो एरिया मैंने रखा हुआ है ये पैरेलल रखा हुआ है, तो ये सारे का सारा एरिया इधर को है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है ही नहीं, सारे का सारा हॉरिजॉन्टल है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल एरिया या परपेंडिकुलर एरिया इसका कितना है? तो आंसर है इसका परपेंडिकुलर एरिया 0 है। सो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स क्या बोलेंगे? यहाँ पे फ्लक्स को मिनिमम बोलेंगे। तो आपको याद रख लेना है कि जब आपके पास कोई भी एरिया फुली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल रख देते हैं तो उसका वर्टिकल एरिया जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसका परपेंडिकुलर एरिया 0 हो जाता है। जब परपेंडिकुलर एरिया 0 होगा तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? जैसे इस केस में हुआ था 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमम फ्लक्स का केस है, ये मैक्सिमम फ्लक्स का केस है। तो अब हमें डिस्कस करना है फ्लक्स का थर्ड केस। पहले केस में एरिया को हमने परपेंडिकुलर रख दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, दूसरे केस में हमने एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल रख दिया था। अब तीसरा केस है, इसमें ना तो हम एरिया को पैरेलल रखेंगे ना उसके परपेंडिकुलर रखेंगे, बल्कि हम उसको इंक्लाइन रखेंगे किसी एंगल पे। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे रख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल रख दिया। ऐसा रख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर रख दिया। लेकिन ना ऐसे रखा ना ऐसे रखा, बल्कि एक ऐसे किसी एंगल पे रख दिया। तो ये जो आपको यहाँ पे प्लेन नज़र आ रही है ये समझ लें ऐसे पड़ी हुई है, इसको देख लें, ये बिल्कुल ऐसे है जो मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। ये इंक्लाइंड हमने इसको रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ।
आप पूछेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो E। और ये जो आपने प्लेन रखी है इसके अंदर, इस प्लेन का जो एरिया होता है सरफेस एरिया वो कितना है, A। अब सवाल है कि इस पे लगने वाला या इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है हमारे पास फ्लक्स का, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर एरिया, या उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ है। बात समझिए। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्लेन मैंने यहाँ बनाई है, तो इसको सादा बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पे ऐसे थी, इसको यहाँ पे मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो आप अपने ब्रेन में इसको इस तरह इमेजिन करेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसे एरिया रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बताइए इस पे लगने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का फार्मूला तो ये है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जो यहाँ पे मौजूद है, तो आंसर है E है। परपेंडिकुलर एरिया कितना है, तो यहाँ पे हमें क्या पता परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो जो ऐसे होता है वो होता है। तो आपको पता है हम इसके क्या बना सकते हैं, हम इसके कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अगर ये एरिया है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये इसका कंपोनेंट बनेगा और एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा। तो बताइए आपको ये वाला लेना है या ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। तो आपको पता है कि हम फ्लक्स के अंदर परपेंडिकुलर एरिया की डिमांड करते हैं। तो ये वाला तो पैरेलल है, तो इस पर तो कोई फ्लक्स लग ही नहीं रहा। पीछे कौन सा हिस्सा बच गया, ये वाला, तो ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर। पर ये वाला एरिया कितना है, A, मैंने मेंशन किया हुआ है ये एरिया A है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है। तो हम इसको आप पता कर लेंगे कि कितना इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और यही परपेंडिकुलर एरिया हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इस इंक्लाइंड प्लेन में से गुजरने वाला फ्लक्स आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो मैंने कल आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई ऐसे प्लेन है ये वाली, तो इस प्लेन के बिल्कुल जो नॉर्मल होता है वो इसका क्या होता है, वेक्टर एरिया। अगर आपके पास कोई ऐसे प्लेन है तो जो इस तरफ होता है वो इसका वेक्टर एरिया। अगर आपके पास ऐसे कोई प्लेन है इस तरह, तो इस तरफ इसका क्या होता है, वेक्टर एरिया। अगर आपके पास कोई ऐसे प्लेन है तो इस तरफ इसका क्या होता है, वेक्टर एरिया। तो यहाँ पे जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसे है, तो इसका वेक्टर एरिया किधर होगा, तो आंसर है इस प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये इसका क्या है, मुझे बताओ, ये इसका वेक्टर एरिया है। और ये क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, और ये वाला प्लेन है, और ये वाला इस प्लेन के नॉर्मल इसका वेक्टर एरिया है। बात समझ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका वेक्टर एरिया है, यहाँ पे मैं खुद अपनी मर्जी से एंगल बनाने लगा हूँ थीटा। बात समझ गए। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, आपने याद रखना है किसके दरमियान, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान है और इस प्लेन का जो वेक्टर एरिया है उसके दरमियान लिया है। ये मस्ट आपको अपने ब्रेन में फिट करना है। अब आपको एक मैथ का थ्योरम सिखाता हूँ, मैथ का रूल, कि आपके पास ना एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है ये, ठीक है, लाइन नंबर 1, ये है आपके पास लाइन नंबर 2। बात समझे, मैथ पढ़ी है ना कभी, 9th का है यार, बहुत आसान है, समझो। लाइन 1 और 2 आपस में एंगल बना रहे हैं 60 फॉर एग्जांपल। बात समझिए। अब लाइन 1 का परपेंडिकुलर बनाए, परपेंडिकुलर बनाना आता है, ये लाइन 1 है, इसका ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर किसका, लाइन 1 का, रेड कलर से बनाया। लाइन 2 का भी परपेंडिकुलर बनाए तो इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये लाइन 2 का परपेंडिकुलर बनेगा। बात समझ गए। तो ये वाला क्या है, लाइन 1 का परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या है, लाइन 2 का परपेंडिकुलर है। तो मैथ का ये थ्योरम है कि जितना एंगल दो लाइनों में होता है उतना ही एंगल उन लाइंस के परपेंडिकुलर के दरमियान होता है। तो यहाँ पे दो लाइनों का एंगल कितना है, 60 फॉर एग्जांपल। तो ये इन दो लाइनों के, ये वाले इन दो लाइनों के क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेटा यहाँ पे भी एंगल 60 होगा। बात समझे। अब यहाँ पे ज़रा फिट कीजिए, ये लाइन है, ये लाइन है, इनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा। अब इस लाइन का ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस लाइन का ये क्या है, इस लाइन का देखो ज़रा, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है और ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है। इन दो लाइनों का एंगल कितना है, थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल भी कितना होगा, आंसर है यहाँ भी वही एंगल होगा, थीटा। बात समझ गए।
तो अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ये एक वेक्टर है ए, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या है इसका एंगल। एंगल के सामने हमेशा क्या आएगा, सामने फॉर साइन, ठीक है ना। सामने किससे होता है, सीन से, और साइन भी किससे होता है, सीन से। तो थीटे के सामने हमेशा क्या आएगा, साइन थीटे वाला कंपोनेंट, और ये वाला क्या आएगा, ए कॉस थीटे वाला कंपोनेंट। तो जब यहाँ थीटा था, मैथमेटिक्स के मुताबिक मैंने यहाँ पे इसको बनाया। अब इस थीटे के सामने ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, इसके दो कंपोनेंट बनाए थे ना, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। तो थीटे के सामने कौन सा होगा, अगर ये एरिया ए है, थीटे के सामने क्या होगा, ए साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, ये वाला, दो कंपोनेंट है ना इसके, एक ये, थीटे के सामने ए साइन थीटा, और ये वाला जो एरिया का कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो अब आ जाइए फ्लक्स में, आपको कौन सा एरिया पुट करना है, ये वाला या ये वाला। तो ये वाला एरिया तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये वाला भी परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। तो ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया लाइनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। सो हमने इसका परपेंडिकुलर एरिया ढूंढ लिया। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉस ऑफ थीटा। तो ये मेरे बच्चों फ्लक्स का फार्मूला आ गया फॉर द इनक्लाइंड प्लेन।